हेलो एवरीवन, ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 1 2009 का सोल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे सॉल्यूशंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड हैं। पार्ट 1 के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, पार्ट 2 के अंदर कुछ सचिन सर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, पर घबराने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर इन द सिस्टम कंटेनिंग आइस एक्वस NaCl सॉल्यूशन सॉलिड NaCl अंडर अ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। अगर उन्होंने कहें तो उन्होंने क्या बोला कि आइस है आपके पास, आइस कॉन्टैक्ट में किसके आपके पास NaCl का सोल्यूशन है, NaCl का एक्वा सोल्यूशन है। उसके बाद कॉन्टैक्ट में किसके, सॉलिड NaCl के साथ कॉन्टैक्ट में है। अगर मैं कहूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज अ पार्ट विच कम्स इन फेस इक्विलिब्रियम, जो आपको बोलता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए आपको टू डिफाइन अ सिस्टम। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे डिफाइन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है C-P+2। कंपोनेंट्स होते हैं आपके C और फेस होते हैं आपके P। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज़ जो चाहिए मुझे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। एंटिटीज़ यहाँ पे NaCl और वाटर दो ही एंटिटी हैं जो मुझे चाहिए। NaCl और वाटर मेरे पास दो ही एंटिटी हैं मुझे चाहिए, जो वो आपको दिख गई हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि आपके पास कंपोनेंट्स तो ये आपके पास NaCl वाटर हो गए। फेसेस कितनी है आपके पास, आइस का एक सॉलिड फेस है, NaCl लिक्विड का एक आपके पास फेस है, और आपके पास सॉलिड NaCl का एक फेस है। तो तीनों फेसेस हैं ये। तो टोटल आपके पास 3 फेसेस हैं और आपके पास कंपोनेंट्स कितने हैं, 2। तो 2 - 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। 1 क्या है आपके पास, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो आपको चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर चाहिए आपको। तो डिफाइन द मतलब इनका आपस का इंटर कन्वर्जन हो गया या फिर इनका फेस डायग्राम हो गया, उसको डिफाइन करने के लिए एक ही वेरिएबल की आपको रिक्वायरमेंट है। आगे उन्होंने बोला दी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इतना। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है आपका, फ्यूजन इज समथिंग लाइक मेल्टिंग ओनली। तो मेल्टिंग जो होता है आपका, मेल्टिंग होता है आपका जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे होते हो, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे होते हो। और आपके पास जो डेल्टा एस, इन्होंने कहा कि आपको डेल्टा एस निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। डेल्टा एस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। तो डेल्टा एच फ्यूजन कितना दे रखा है, 1435 कैलोरीज पर मोल दे रखा है। अगर मैंने किलो कैलोरीज को मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया कि है, किलो कैलोरीज को मैंने कैलोरीज में कन्वर्ट कर दिया। और 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, यानी कि 273 केल्विन दे रखा है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.26 कैलोरीज अपॉन मोल पर केल्विन। आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकल के आ गया। जो फेस ट्रांजिशंस होती हैं जब, तब एंट्रोपी जो चेंज होती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है आपके सामने। उसके बाद उन्होंने बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.31 मोलर सॉल्यूशन 0.31 मोलर इन सुक्रोज एट 37 डिग्री सेल्सियस, assuming that the membrane is permeable to water but not to sucrose will be what। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है C/R/T। जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें अगर आपको फॉर्मूलेस भी बताओ तो आप इजीली निकाल सकते हो क्वेश्चंस को। CRT तो 0.31 आपके पास कंसंट्रेशन है मोलर। उसके बाद R है आपके पास, आर यहाँ पे आपके पास ATM में दे रखा है, सामान सारा का सारा ATM में दे रखा है। तो आर की वैल्यू भी ATM में लेंगे, जो कि होती है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स। और आपके पास टेम्परेचर की अगर हम वहाँ पे लिखें तो टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 310 केल्विन। तो आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी आपका 7.9 के करीब आ जाएगा। आपका वैल्यू जाएगी वो 7.9 के करीब आ जाएगी। और वो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन आने की कोई आपके पास संबंध ही नहीं है। तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और आपके पास मतलब कि 7.9 ATM आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला बहुत ही आसान क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आपके पास जो डेल्टा जी नॉड होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेल्टा जी होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होता है, उसको रिलेट कर सकते हो आप किस चीज़ से, उसको रिलेट कर सकते हो आप। या फिर अगर मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊँ, इसको आपको सॉल्व करके बताऊँ, तो डेल्टा जी आप निकालते हो जब, तो वो होता है डेल्टा जी नॉड प्लस RT/LN/Q होता है। RT/LN/Q मतलब स्टैंडर्ड से कितना आपका डिफर करता है डेल्टा जी, तो वो होता है RT/LN/Q आपको ऐड करना पड़ता है। Q क्या है, रिएक्शन कोशेंट होता है आपके पास, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अगर वो इक्विलिब्रियम के बजाय कहीं और डिफाइन करो आप तो उसको रिएक्शन कोशेंट बोल देते हैं। तो डेल्टा जी आपके पास क्या हो गया, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इक्विलिब्रियम पे आपका डेल्टा जी 0 होता है, दैट मीन्स डेल्टा जी नॉड प्लस RT/LN/Q हो गया यहाँ पे। और आपका Q इक्विलिब्रियम पे K में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इम्प्लाइज डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा आपके पास, -RT/LN/K।
और ln को अगर मैं log में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log के, जो कि है आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे 7th क्वेश्चन, द सॉल्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वीक एसिड्स विल बी मोस्ट हाइड्रोलाइज्ड। वीक एसिड्स दे रखे हैं तो आपने मे बी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हो। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सबकी हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं और सबके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला जाता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाली जाती है, उनका मतलब एसिडिक इक्विलिब्रियम एसिडिक कांस्टेंट निकाला जाता है और आपके बेसिक कांस्टेंट निकाला जाता है, ये सारे के सारे निकाले जाते हैं। तो वीक एसिड्स के लिए जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है वो डायरेक्टली मतलब कि आपकी इक्वल टू होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसको ऐसे लिख लो या फिर अल्फा लिख लो, वो इक्वल होती है आपके के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी के इक्वल होती है। अगर वीक एसिड वीक बेस का सोल्यूशन है आपके पास, तो आप देख रहे हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, के ए के। तो के जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी आपके पास, के जितना छोटा होगा। तो इन सब में से सबसे छोटा के कौन सा है, डी ऑप्शन का। सबसे छोटा के किसका है, डी ऑप्शन का। और आपके पास इसी से आपके पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, जो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से आ रहा है। बेसिकली आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर चैप्टर के अंदर 9 फॉर्मूले होते हैं एक साथ हाइड्रोलिसिस के, उसमें से एक फॉर्मूला है ये। आपके पास अगला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि आप ये ऐसा बताइए कि जहाँ पे वेव फंक्शन 0 होता है उस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं। तो अगर मेरे पास एक वेव फंक्शन है, मतलब मेरा वेव फंक्शन है, कोई भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो मेरी वेव को डिफाइन कर रहा है। अगर मेरी वेव यहाँ पे आ रही है तो ये वेव यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं। लेकिन इनके जो बीच के पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि वेव ओरिजिन मतलब कि वेव 0 से पास हो रही है, तो इस वाले पॉइंट को जहाँ पे साई इक्वल्स टू 0 है, इस पार्ट को कहेंगे नोड क्यों कहेंगे, क्योंकि जब आप इसका साई स्क्वायर ड्रॉ करोगे, साई स्क्वायर कैसा दिखने में होगा, इसका साई स्क्वायर दिखने में होगा इसका ऐसे। तो साई स्क्वायर के अंदर पता चलेगा साई स्क्वायर होता है क्या, बेसिकली प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल होता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तो बहुत मैक्सिमम है, लेकिन इस वाले पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी है। तो द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल इज 0 ओवर देयर, तभी उन पार्ट्स को हम नोड्स बोलते हैं। तो ए हो गया आपका इसका आंसर, वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू 0, मतलब क्या नोड क्रिएट हो गया है वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने बोला विद द इंक्रीज इन रिड्यूस मास द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हाट हैपेंस टू इट। फ्रीक्वेंसी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है वो बेसिकली डिफाइन होती है एक फॉर्मूला से जो हुक्स लॉ से आता है। आपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पक्का इसको पढ़ा होगा, 1/2π√k/μ होता है आपके पास। और ये म्यू होता है जो आपके दो एटम्स होते हैं उनका जो रिड्यूस्ड मास होता है, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम स्प्रिंग की तरह सोचते हैं, तो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर क्रिएट हो जाता है। तो न्यू इक्वल्स टू 1/2π√k/μ हो गया। इसके बाद अगर मैं रिड्यूस्ड मास की वैल्यू आप देखो, मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आपके फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका डिक्रीज कर जाएगी आपकी वैल्यू हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो कि K से रिप्रेजेंट होती है उसको इंक्रीज कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूंगा, रिड्यूस्ड मास को इंक्रीज करूंगा तो वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब एक तरह से इसका एप्लीकेशन क्या हुआ कि अगर मैं मान लो कि मैंने HF ले लिया और HI ले लिया, तो इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो HI का रिड्यूस मास काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब इसकी जो बॉन्ड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला इफ साई is normalized function of a particle in a particular quantum state, then the probability of finding the particle at a position between x and x plus dx will be what। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है बेसिकली अगर आप पार्टिकल को फाइंड करना चाहते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आपको पता है कि एक पार्टिकल की जो स्टेट होती है वो साई से डिफाइन होती है, और अगर मैं साई को स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर लिख सकते हो या साई कॉन्जुगेट साई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो आपके साई स्क्वायर से अगर मैं साई ये दोनों को अगर डिफाइन करता हूँ तो ये दोनों के दोनों डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल। अब ये मैटर करता है कि मैं इसको कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इस साई स्क्वायर को। मान लो मैंने आपको लिखा कि आपके पास एक लेंथ है जो 1 डायमेंशन है और ये x की लेंथ है, 0 से लेकर x तक चल रही है, तो मतलब इसकी पूरी की पूरी लेंथ x है। अगर मैंने आपको बोला कि इसके बीच में एक dx पार्ट है, इसके अंदर बताओ कि पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यू विल से कि आपके पास फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है साई स्क्वायर dx।
अगर मैंने आपको बोला कि पूरी की पूरी लेंथ पे आप डिफाइन करो कि पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, बस इसको 0 से x तक इंटीग्रेट कर दोगे, आपके पास साई स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आके आपके पास पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वही इन्होंने बोला है कि x और x प्लस डी एक्स के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने के पार्टिकल को, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डी एक्स ही तो है डिफरेंस। तो डिफरेंस, इतने छोटे से डिफरेंस के लिए क्या होता है, आपके पास साई स्क्वायर डी एक्स होता है, तो मतलब साई कॉन्जुगेट साई एक्स डी एक्स भी आप लिख सकते हो इसको। इस वजह से आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो गया है। आपको इसके बाहर ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि कितना वॉल्यूम में कितना लेंथ या कितना एरिया है जिसमें आप वो काम डिफाइन कर रहे हो। अगर यही चीज़ प्लेन के अंदर होती और मैं प्लेन के अंदर बोल देता कि आपको प्लेन के इस पार्ट में डिफाइन करना है, तो आप क्या करते हैं, डी एक्स और डी वाई दोनों को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डी एक्स और डी वाई दोनों को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है, इसके अंदर साफ साफ आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड उसने पूछ रखा है कि उन्होंने बोला करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन कौन सा इनमें से। तो बेसिकली आपको एल एन के मतलब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर का डेरिवेटिव दे रखा है और आपको बोला कि ये डेल्टा एच अपन आर के इक्वल है। फिर आपको कभी फ्री एनर्जी का दे रखा है, फिर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दे रखा है, फिर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दे रखा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब टेम्परेचर के साथ चेंज करता है तो वो बेसिकली बनाता है एक इक्वेशन जिसका नाम होता है वैन थॉफ इक्वेशन। और जब आपका फ्री एनर्जी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ तो उसको बोलते हैं हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब यहाँ पे जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, बेसिकली गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है वो गलत दे रखी है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास डेल्टा एच अपन आर भी होना चाहिए, ये डेरिवेटिव भी गलत दे रखा है। वहाँ पे आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये बेसिकली ये ऑप्शन इस वजह से क्योंकि वैन ऑफ इक्वेशन आपने कभी ना कभी देख रखी होगी, दिखने में कैसी होती है, ऐसी होती है दिखने में। वैन ऑफ इक्वेशन दिखने में कैसी होती है, ऐसी होती है। ये आती कैसी है, या आपने पक्का देखी होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो चेंज होता है विद टेम्परेचर वो ऐसा होता है। ये आती किससे, इसी से ही आती है इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को हम डेराइव करते हैं और नीचे वाली तक हम पहुंचते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में नीचे वाली इक्वेशन जो अब मैं साइड में डाल रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो बेसिकली है क्या, डेल एल एन के अपॉन डेल 1/t इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। ये आपके पास, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ क्या लिखता हूँ, मतलब कि नीचे वाली चीज़ को सॉल्व करता हूँ, तो 1/t का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, 1/t का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो वो क्या होगा, -1/t² dt हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं वो निकालूंगा तो आ जाएगा डेल एल एन के अपॉन टी, ये आ गया -t² ऊपर चला जाएगा अपॉन डेल टी बन जाएगा इक्वल्स टू डेल एच नॉट अपॉन आर बन जाएगा। इसको जब मैं फर्दर t² को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डेल एल एन के अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर t²। तो ये जो आपके इक्वेशन बनी है, दिस इज दी वैन ऑफ इक्वेशन, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, वो बन जाएगी। तो बेसिकली ये ऑप्शन फिर आपका ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। उन्होंने बोला इफ़ द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इतना 1250 सेंटीमीटर इनवर्स, द फर्स्ट ओवरटोन अपीयर्स दैट। ओवरटोन क्या होता है, बेसिकली अगर मैं कहूँ कि ग्राउंड स्टेट और आपके पास एक्साइटेड स्टेट है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड है आपके पास। इस कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेक करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब वैल्यू आएगी आपके पास, किस चीज़ की, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की। तो मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट में पड़ा है और वो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करे और एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो हम कहेंगे कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो कॉरस्पॉन्ड करेगी 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के वेव नंबर को। लेकिन मान लो कि आपका जो मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा एक्साइट होकर कहाँ चला जाए, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही, या पूरे के मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की बात करते हो। तो यहाँ से मान लो कि 0 से लेकर सीधा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो आपके पास जो वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करेगी एनर्जी डिफरेंस की वो आपको होगी फर्स्ट ओवरटोन की, और आपकी वो हमेशा इससे डबल होगी, 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब हो जाएगी। और ऐसी सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन में निकल सकते हैं जिसकी ट्रिपल और 4 गुना वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या है, 1250 सेंटीमीटर इनवर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको बोला गया इसका फर्स्ट ओवरटोन का लाई करेगा, तो आप कहोगे बी, यानी कि 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पे लाई करेगा। आगे क्या बोला हुआ इन्होंने, आगे इन्होंने बोला है कि द टेम्परेचर एट विच द सेकंड वीरियल कोफिशिएंट ऑफ अ रियल गैस इज 0 इज कॉल्ड व्हाट। तो वीरियल इक्वेशन क्या होती है, पहली बात तो वीरियल कोफिशिएंट इन्होंने जो बोला हुआ है, आपके पास जो आइडल गैस होती है वो क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। पर हर गैस आइडल गैस नहीं होती, गैसेस रियल होती हैं। अब कितना डेविएशन होता है आइडल गैस का रियल गैस से, वो चेक करने के लिए हम Z डिफाइन करते हैं। Z क्या होता है, PV अपॉन RT होता है Z।
और पी वी अपॉन एन आर टी होता है, इसको डिफाइन मोलर वॉल्यूम से करके हम पी वी अपॉन पी वी बार अपॉन आर टी लिख लेते हैं। कितना डेविएशन है अब वो जेड से डिफाइन होता है। आइडल गैस के लिए जेड जो होता है वो 1 होता है, आइडल गैस के लिए जेड 1 होता है। तो रियल गैस के लिए डिफाइन करने के लिए हम एक इक्वेशन डिफाइन करते हैं, वो होती है 1 प्लस बी टी पी प्लस सी टी पी का होल स्क्वायर, मतलब कि सी टी पी नहीं है, वो सी कॉन्स्टेंट है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, डी ए कॉन्स्टेंट है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और इसी से हम डिफाइन करते हैं कि कितना डेविएशन हो सकता है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, उससे पता चलेगा कि पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। अब जो ये बी सी डी है, ये सारे के सारे क्या हैं, फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट, सेकंड वीरियल कोफिशिएंट, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स ऑफ वीरियल है। ये वीरियल इक्वेशन है पूरी की पूरी। जिस टेम्परेचर पे ये वीरियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर हम बोलते हैं उस चीज़ को कि जहाँ पे आपका वीरियल कोफिशिएंट क्या हो जाता है, सेकंड वीरियल कोफिशिएंट 0 हो जाता है, उस कोफिशिएंट को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली जहाँ पे आप आइडल को रियल की तरफ लेके जाते हो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो वहाँ पे सेकंड वीरियल कोफिशिएंट 0 हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि द रोटेशनल ऑफ एच एफ, रोटेशनल कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ एच एफ हैज़ इक्वली स्पेस लाइन सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर इनवर्स। जो रोटेशनल आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो उनकी लाइंस हैं वो सेपरेटेड है 40 सेंटीमीटर इनवर्स से, मतलब कि इक्वली स्पेस लाइंस हैं लेकिन वो सेपरेटेड है 40 सेंटीमीटर इनवर्स से। तो कभी भी आप चेक करो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एनर्जी लेवल डायग्राम्स, तो कुछ ऐसे आएंगे आपके पास कि आपके पास पहले कुछ गैप होगा, फिर गैप बढ़ जाएगा, फिर गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये गैप आएगा 2b, फिर आएगा आपके पास बेसिकली ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं डिफाइन होते हैं BJ+1 से डिफाइन होते हैं, BJ+1 से डिफाइन होते हैं। तो अगर मैं एनर्जी देखूंगा तो यहाँ पे अगर मैं J की वैल्यू 1 डालता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2b वैल्यू आ जाएगी। J की वैल्यू 2 डालता हूँ अगर मैं, तो आपके पास वैल्यू 6b आ जाएगी। J की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूँ तो आपके पास वैल्यू 12b आ जाएगी, फिर आपके पास 20b आ जाएगी। तो हर बार जो ये है, इन दोनों के बीच में 4b का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 6b का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 8b का डिफरेंस है। तो हर बार इक्वली स्पेस लाइंस है लेकिन वो हर बार 2b से बढ़ी जा रही है। तो इन्होंने क्या कहा, सेपरेशन कितनी है, 2b 40 सेंटीमीटर इनवर्स की है, 40 सेंटीमीटर इनवर्स की आपकी सेपरेशन है, 40 सेंटीमीटर इनवर्स की। तो 40 सेंटीमीटर इनवर्स मतलब कि इन्होंने 2b की वैल्यू दे रखी है, और 2b की वैल्यू देने के बाद इन्होंने बोला है कि द फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू अ ट्रांजिशन बिटवीन J3 एंड J4 इज व्हाट। तो कभी भी आप किसी चीज़ की ट्रांजिशन गिनते हो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मतलब कि आप एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जा रहे हो, यानी कि 2b से मान लो आप 6b पे जा रहे हो, 6b से आप मान लीजिए 12b पे जा रहे हो, तो आप जब इसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो उसका जो जनरल डिफरेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी 2bJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स। जो उनका एनर्जी डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में 2bJ+1 होता है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखना चाहता हूँ तो ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है आपके पास। तो अगर मैं 1 इसमें पुट करता हूँ, 1 की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 4b यहाँ से। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखूंगा वो 4b ही तो होगा। तो बेसिकली एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस होता है वो 2bJ+1 होता है। अगर मैं 3 से 4 के बीच की एनर्जी गैप की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 की, और मैं इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस देखना चाहता हूँ, वो कितना होगा, 2bJ+1। 2bJ+1 मैं J की वैल्यू में 3 डालूंगा, लोअर वाली वैल्यू डालते हैं, तो वो आ जाएगी 2b इंटू 3, सॉरी 2b इंटू 4, यानी कि 2b इंटू 4 हो जाएगी। तो 2b की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 40 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 160 सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 फॉर्मूलेज आपको याद करने वाले होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा, जब आप एनर्जी लेवल्स निकालते हो BJ+1 से, और एनर्जी के लेवल्स के बीच का गैप निकालते हो 2bJ+1 से, और 2b की आपको वैल्यू गिवन थी। आगे क्या है, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन इज फॉल्स। तो पार्टीशन फंक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है। ये CSR नेट वगैरह में आता है बेसिकली, या BHU के एग्जाम्स में आता है, आपके और कहीं में नहीं आता है पार्टीशन फंक्शन। PU में जो पार्टीशन फंक्शन पूछ रहे हैं पता नहीं किस लॉजिक से पूछ रहे हैं, पहले आता था अब नहीं आता है, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा भी आपको बताऊँ कि इसका आंसर कैसे आना चाहिए, तो पार्टीशन फंक्शन कुछ दिखने में ऐसा होता है, जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो कुछ दिखने में ऐसा होता है आपके पास। अब पार्टीशन फंक्शन जो होता है उसके अंदर
GI जो होता है वो डीजनरेसी, पार्टीशन फंक्शन होता क्या है ये आपको बताता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर, उसको डिफाइन करने के लिए ये एक इक्वेशन आती है। अब उस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट आपके पास होते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, और आपके पास वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। इन्होंने बोला है कि एट लो टेम्परेचर्स वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन इज नियर टू यूनिटी। तो मैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन अगर मैं देखूं तो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है दिखने में। वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन ऐसा होता है दिखने में। अगर मैं लो टेम्परेचर पर ले जाऊंगा, यानी कि इस टेम्परेचर वाले टर्म को बहुत कम कर दूंगा, तो ये ई रेस्ट पावर जीरो के करीब पहुंचेगा। और ई रेस्ट पावर जीरो क्या होता है, ई रेस्ट पावर जीरो क्या होता है आपके पास, ये टेम्परेचर बहुत कम पहुंचेगा, और टेम्परेचर बहुत कम पहुंचेगा, टेम्परेचर अच्छा सॉरी टेम्परेचर बहुत कम पहुंचेगा अगर, तो ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचेगी ये टर्म। और ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टर्म बच जाएगी आपके पास, तो वन आ जाएगा। तो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन जो होता है आपके पास वो यूनिटी हो जाता है जब आप लो टेम्परेचर की तरफ जाते हो। उसके बाद जैसे ही इन्होंने अगला क्वेश्चन बोला, इन्होंने बोला द पार्टीशन फंक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो हर एक के आप देखोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, जो पार्टीशन फंक्शन होता है बेसिकली, जो पार्टीशन फंक्शन होता है बेसिकली वो ऐसा कुछ होता है दिखने में, वो ऐसा कुछ होता है दिखने में। और अगर मैं देखूँ तो ये भी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है आपके पास। ये कहाँ गया पार्टीशन फंक्शन, ये रहा पार्टीशन फंक्शन, ये रहा, ये भी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और अगर मैं मान लीजिए कि टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दूंगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दूंगा, तो ये टर्म बहुत बढ़ जाएगी और माइनस में बढ़ेगी, और ये वाली टर्म पूरी की पूरी छोटी हो जाएगी। इस वजह से पार्टीशन फंक्शन भी छोटा हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ वो डिक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद क्या बोला है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ लीनियर मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन देखूँ, अगर मैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन देखूँ तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर क्या है, 8 पाई स्क्वायर, ओहो 8 पाई स्क्वायर आई के टी। और आई जो है आपके पास वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंडेंट है। उसके बाद लास्ट जो है आपके पास, उसके बाद लास्ट जो है इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन इज ऑलवेज लो एट लो टेम्परेचर। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इज ऑलवेज वन एट लो टेम्परेचर, वन बोला है, तो वन नहीं होता आपके पास लो टेम्परेचर। अगर मैं ले भी जाऊँगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी पूरी की पूरी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, जी नॉट, तो आपके पास बचेगा जी नॉट, वन नहीं होता आपके पास, जी नॉट इज द डीजनरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट लेवल। तो आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा कि डी ऑप्शन गलत है। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन स्ट्राइक भी कर जाए तो प्लीज़ उसको लीव कर देना, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं हुआ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, एंड इसको एक्सप्लेन करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आप टर्म्स वो आप समझ नहीं पाओगे, जो मैं यहाँ पे टर्म्स बोलूँगा तो वो समझ नहीं पाओगे लॉजिकली। तो आगे चलते हैं। इन्होंने बोला NMR फ्रीक्वेंसी लाइज इन विच रीजन। NMR जो होती है, NMR आप लेते हो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के ऊपर, जो आप NMR की स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी की पूरी पढ़ते हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप देते हो वो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। तो बेसिकली जो IR होता है उसके अंदर IR वेव्स दी जाती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपकी माइक्रोवेव्स दी जाती हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास UV रेज या विजिबल रेज दी जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक में UV विजिबल दी जाती हैं, UV विजिबल। और आपके पास NMR के अंदर रेडियो वेव्स दी जाती हैं, आपको NMR के अंदर रेडियो वेव्स दी जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास इसके बाद है करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द बफर सॉल्यूशन इज व्हाट। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए एक आपके पास बीकर था, एक बीकर था आपके पास, इस बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन पड़ा है जो कि आप चाहते हो कि pH इसका मेंटेन रहे 4 के करीब। आप इसको 4 के करीब रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसका pH जो होगा चेंज होकर 4.1 या 4.3 तक पहुंच जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 है, CO2 रिएक्ट करेगी, CO2 पास में आएगी उसके, और मतलब कार्बोनिक एसिड बन सकता है, कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से आपका pH डिक्रीज कर सकता है। तो कुछ भी फैक्टर है जो इसको pH को इधर उधर लेके जा सकता है, pH को इधर उधर लेके जा सकता है। तो उसके लिए हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक बफर की टैबलेट आती है जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, और आपके पास सॉल्ट ऑफ वीक बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये दोनों के दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन को आप एक टैबलेट के अंदर लेके इसके अंदर डाल देते हो, उससे एक pH मेंटेन हो जाता है। जैसे 4 आपने pH रखा तो 4 ही रहेगा उसका, माइनर एसिडिक चेंजेस से उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब उस टैबलेट को बनाते हैं तो बेसिकली टैबलेट को बनाने के लिए आप इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं हेंडरसन हैशलबैश इक्वेशन। ये मतलब कि ये मार्क मैंने गलत कर दी, इसको कहते हैं हेंडरसन हैशलबैश इक्वेशन। ये आपको क्या बताती है कि आप कितना pH लेके जा सकते हैं, आप
जब आप एक वीक एसिड ले रहे हो और उसका एक सॉल्ट ले रहे हो तो आप उसका डिफाइन कर सकते हो वहाँ से, उसको डिफाइन कर सकते हो वहाँ से। तो pH इक्वल्स टू पी के अपॉन लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा ये एक इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, हेंडरसन नेशनल-बैश इक्वेशन की। आपको इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने में भी पढ़ी हो, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आती है। तो pH इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड है ये इसका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 2009 का पार्ट 1 का सोल्यूशन खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले पार्ट में 2010 के। थैंक यू।